अगर मैं आपसे कहूँ कि एक औरत की डेड बॉडी एक जगह ना मिलकर उसके आधे आधे बॉडी पार्ट्स दो अलग अलग शहरों में मिलते हैं, कुछ इंदौर में और कुछ ऋषिकेश में, तो आपको क्या लगेगा? यही कि ये कोई एक फिल्म की कहानी है? जी नहीं, ये एक असली वाकया है। एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक ऐसा राज छुपा है जो आपके होश उड़ा देगा। ये कहानी है मीराबेन की। एमपी के रतलाम में एक छोटे से गांव मऊ में मीराबेन अपने पति और दो बेटियों के साथ रहा करती थी। मीराबेन की जिंदगी अपने परिवार के साथ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उस एक दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 6 जून 2024 उस दिन मीराबेन का अपने पति भंवरलाल से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मीराबेन गुस्से में घर छोड़कर चली गई। उसने जाते वक्त बस अपनी बेटी को इतना कहा कि मैं काम पर जा रही हूँ, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। 6 दिन तक इंतजार करने के बाद भंवरलाल ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरी पत्नी गायब हो गई है, पर शायद तब तक सब कुछ बदल चुका था। 8 जून 2024 इंदौर रेलवे स्टेशन रात के 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर नगर से इंदौर आने वाली ट्रेन स्टेशन के यार्ड में खड़ी थी और उस ट्रेन की बोगियों की साफ सफाई का काम चल रहा था। तभी ट्रेन की सेकंड लास्ट बोगी में साफ सफाई कर रहे एक सफाई कर्मी रिंकू की नज़र अचानक से सीट के नीचे रखे एक ब्लैक कलर की ट्रॉली बैग और एक ब्लू कलर के प्लास्टिक बैग पर पड़ती है, जो देखने में ही अजीब लग रहे थे क्योंकि इन दोनों चीजों से खून छलक रहा था और बदबू के साथ साथ उनके ऊपर सैकड़ों मक्खियां भी मंडरा रही थी। इस सस्पिशियस चीज को देखते ही रिंकू तुरंत ही इसकी खबर रेलवे पुलिस को देता है। मौके पर पहुंची पुलिस जब उस ट्रॉली बैग और प्लास्टिक बैग को खोलती है तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ट्रॉली बैग के अंदर किसी औरत का सर से कमर तक का हिस्सा रखा हुआ था और उस हिस्से में हाथ नहीं थे, जबकि उस प्लास्टिक बैग में बॉडी का थाई वाला हिस्सा यानी कि कमर से घुटनों तक का हिस्सा ठूस ठूस कर भरा हुआ था। घुटनों से नीचे के पैर गायब थे। बॉडी को देखने से ये बात एकदम क्लियर हो गई थी कि किसी ने इस महिला का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया है। अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक टीम, बॉडी के पार्ट्स की सड़ने की कंडीशन को देखते हुए महिला का मर्डर किसी ने 2 से 3 दिन पहले ही किया था। पुलिस के लिए ये केस अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, क्योंकि ना तो पुलिस के पास महिला की पूरी बॉडी थी और ना ही कोई ऐसा क्लू या आइडेंटिटी थी कि जिससे ये पता चल सके कि ये बॉडी किस महिला की है। आइडेंटिटी के नाम पे पुलिस को सिर्फ माथे पर एक बिंदी और गर्दन में एक काला धागा पड़ा हुआ मिला, जिसमें एक सेफ्टी पिन लगी हुई थी, जिससे पुलिस को केवल इतना ही अंदाजा लग पाया कि यह महिला किसी लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली की है। लेकिन अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बॉडी के हाथ और पैर कहाँ हैं। तब शायद किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि 2 दिन बाद जो होने वाला था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं द ब्रूटल केस ऑफ मीराबेन। 10 जून 2024 ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 2 बजे लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश तक चलने वाली योगनागरी एक्सप्रेस ट्रेन जो इंदौर से 1100 किलोमीटर दूर ऋषिकेश स्टेशन पर पहुंचती है, वहां इस ट्रेन की बोगी में एक और बैग मिला। इस बार ब्लैक टॉवल में कुछ बंधा हुआ था। रेलवे स्टाफ ने जब उस टॉवल को खोला तो अंदर से जो निकला वो देख के पुलिस भी शॉक में आ गई। उस बैग में महिला के हाथ और पैर थे, सिर्फ हाथ और पैर। अब जो सवाल पुलिस के दिमाग में था वो ये था कि कहीं ये बॉडी पार्ट्स 2 दिन पहले इंदौर में मिली महिला के ही तो नहीं है, क्योंकि वहां पे मिले बॉडी पार्ट्स में से हाथ और पैर ही मिसिंग थे। लेकिन एक ही औरत के बॉडी पार्ट्स 2 अलग अलग ट्रेन में कैसे हो सकते हैं और इसके पीछे कौन हो सकता है? ये एक सिंपल मर्डर तो नहीं था, ये उससे बढ़कर था, शायद ज्यादा ही डार्क। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट कराया गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों जगह पर मिले बॉडी पार्ट्स एक ही औरत के हैं। लेकिन ये औरत है कौन, इसका अभी भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिसने इस केस को एक डायरेक्शन दे दी। पुलिस को महिला के हाथ पर एक टैटू बना हुआ दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था मीराबेन और गोपाल बाई। पुलिस को पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास कई इलाकों में आदिवासी लड़कियां अपने हाथों पर अपने और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। जब मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के सभी पुलिस स्टेशन में ये जानने की कोशिश की जाती है कि हाल ही के दिनों में क्या कोई मीराबेन नाम की मिसिंग कंप्लेन आई है,
तो पता चलता है कि 12 जून को रतलाम के बिलपांग थाने में मीराबेन नाम की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो मऊ गांव की रहने वाली है। और ये मीराबेन और कोई नहीं बल्कि 6 जून को अपने पति से लड़कर घर छोड़कर जाने वाली मीराबेन ही थी। घर वालों की शिनाख्त करने पर मीराबेन की पहनी हुई ज्वेलरी, उनके कपड़े और उनके चेहरे के फीचर्स से ये कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी पार्ट्स मीराबेन के ही हैं। तो अब सवाल ये था कि मीराबेन की हत्या किसने की। पुलिस ने जब मीराबेन के पति से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि 6 जून को मीराबेन का अपने पति से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मीराबेन गुस्से में अपना घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि ये लोग मजदूरी करने के लिए आसपास के शहरों में जाते रहते थे। इसीलिए मीराबेन के घर वालों को भी यही लगा कि वो भी कहीं मजदूरी करने चली गई होगी। उन्हें लगा आ जाएगी, लेकिन 5 दिन निकल जाने के बाद उन्हें डर लगा। फिर उन्होंने 6वें दिन यानी 12 जून को मीराबेन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मीराबेन घर से बिल्कुल सही सलामत निकली हैं, तो उनकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में बंटकर कैसे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर गई। उनका कत्ल किसने और क्यों किया। पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है कि हो सकता है कि जिन 2 ट्रेन में बॉडी पार्ट्स मिले थे, ये दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं सेम स्टेशन पे सेम टाइम पे पहुंचती हों, और वहीं पर किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इन बॉडी पार्ट्स को अलग अलग ट्रेन में रख दिया हो। दोनों ट्रेन्स की पूरी रूट स्कैनिंग करने पर पुलिस का अंदाजा सही निकलता है और पता चलता है कि ये दोनों ट्रेन्स सेम टाइम पर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती हैं। नगदा इंदौर पैसेंजर शाम के 4:45 पर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और 55 मिनट वहां रुककर 5:40 पर वहां से निकल जाती है। वहीं योगनागरी ऋषिकेश एक्सप्रेस इंदौर पैसेंजर के आने के ठीक 10 मिनट बाद यानी 4:55 पर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और 25 मिनट वहीं रुककर 5:20 पर वहां से निकल जाती है। यानी 25 मिनट तक ये दोनों ही ट्रेन एक साथ उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी होती हैं। इसीलिए पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन का मेन फोकस उज्जैन रेलवे स्टेशन के आसपास ही आ जाता है। पुलिस उज्जैन रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और उस एरिया में अपने मुखबिर एक्टिव करके कत्ल का राज पता करना शुरू कर देती है। इसी कोशिश में पुलिस को कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें 7 जून को मीराबेन एक संदिग्ध आदमी के साथ उज्जैन रेलवे स्टेशन से जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन कौन था यह आदमी और उसके साथ मीराबेन कहाँ जा रही थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस अपने मुखबिर की मदद लेती है तो उन्हें पता चलता है कि इस आदमी का नाम कमलेश पटेल है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल है और ये रेलवे स्टेशन के पास ही हीरा मिल की चाल में रहता है और ये यहीं पर कैटरिंग के ठेकेदारों के साथ काम किया करता है। पुलिस तुरंत ही इस कमलेश पटेल नाम के आदमी को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ करना शुरू करती है। वो बताता है कि हाँ, मीराबेन उसे स्टेशन पर मिली थी। वो बहुत परेशान थी और मुझसे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांग रही थी। बस मैंने उसे स्टेशन से बाहर तक छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस के पास भी कमलेश के खिलाफ सिवाय सीसीटीवी फुटेज के कुछ नहीं था और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग कमलेश की कई बातें भी मैच कर रही थी, जिस वजह से पुलिस को कमलेश पटेल को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब भी पुलिस की शक की सुई कमलेश पटेल पर ही थी, इसलिए पुलिस ये सोचकर कमलेश के घर पर ही छानबीन करने के लिए पहुंच जाती है कि मीराबेन की लाश के टुकड़े किए गए थे। तो अगर कमलेश पटेल ने ही मीराबेन की हत्या करके उसके लाश के टुकड़े अपने घर में ही किए हैं, तो कमलेश के घर पर छानबीन करने से जरूर कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा ही। छानबीन करते समय पुलिस को वहां से नींद की दवाई का पैकेट और जानवरों को काटने वाला चाकू मिलता है। इसी दौरान पुलिस को कमलेश पटेल के घर पर उसकी बीवी आरती दिखाई देती है। जब पुलिस कमलेश पटेल की बीवी आरती को मीराबेन की फोटो दिखाती है तो वो उसे देखकर डर जाती है। पुलिस उसे मीराबेन के बारे में पूछती है, लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि आरती बोल और सुन नहीं सकती। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसके बोल ना पाने की वजह से पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए आरती की बातों को समझने के लिए एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलवाया जाता है। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट आता है और जब वो आरती की कही हुई बातों को समझता है तो एक जुर्म का एक ऐसा भयावह सच सबके सामने आता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि उसके पति कमलेश ने ही मीराबेन को मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े किए हैं। जब कमलेश ने मीराबेन को मारा था तब आरती ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन
उसने आरती को भी मारने की धमकी दी। उसे लगा ये गूंगी और बहरी है, ये क्या ही किसी को कुछ बताएगी, इसलिए उसने मीराबहन को उसके सामने ही मार दिया। पुलिस कमलेश को हिरासत में लेकर उससे कत्ल की वजह से लेकर लाश को निपटाने तक के पूरे सीक्वेंस के बारे में पूछती है। 7 जून को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर कमलेश की नजर वहां पर घूमती मीराबहन पर पड़ती है, जो देखने से ही बहुत परेशान और लाचार दिख रही थी। मीराबहन की इस स्थिति का फायदा उठाने के मकसद से कमलेश मीराबहन के पास जाता है और उनसे उनके परेशान होने की वजह के बारे में पूछता है। मीराबहन कमलेश की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर और उस पर भरोसा करके उसको बताती हैं कि उनका और उनके पति का आपस में झगड़ा हो गया है, जिस वजह से वो घर छोड़कर आ गई हैं। वो कहती हैं कि अब वो मथुरा जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। कमलेश मीराबहन के लिए सहानुभूति दिखाकर उनसे कहता है कि मथुरा की ट्रेन तो निकल चुकी है, आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं यहीं स्टेशन के पास रहता हूँ। शाम को जब मथुरा की दूसरी ट्रेन आएगी तो मैं आपको उसमें बैठा दूंगा। भरोसा दिलाने के लिए वो ये भी कहता है कि चिंता मत करो, मेरी बीवी भी मेरे साथ रहती है। मीराबहन कमलेश की बातों में आकर उसके घर पर चली जाती है। तभी कमलेश बाहर जाकर नींद की गोली भी लेकर आता है। दोपहर के टाइम कमलेश का ये शैतानी प्लान शुरू होता है। वो मीराबहन के लंच में नींद की दवाई मिलाकर दे देता है, जिसे खाकर मीराबहन थोड़ी देर में नींद में आ जाती हैं। मीराबहन को अनकॉन्शियस देख कमलेश अपनी हवस मिटाने के लिए उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मीराबहन उस समय थोड़ा बहुत होश में थी, जिस वजह से वो कमलेश को ऐसा करने से रोकती हैं और चिल्लाना शुरू कर देती हैं। उस समय कमलेश की पत्नी आरती भी वहीं सो रही थी, लेकिन कान खराब होने की वजह से वो सुन नहीं पा रही थी। कमलेश गुस्से में आकर घर में पड़े एक बड़े बोल्ट को उठाकर मीराबहन के सर पर मार देता है, जिससे मीराबहन बेहोश हो जाती है। कमलेश को लगता है कि ये दोबारा होश में आते ही चिल्लाएगी और मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा। इसी वजह से उसने एक रस्सी लेकर मीराबहन का गला घोंटना शुरू कर दिया। इसी बीच कमलेश की वाइफ आरती की नींद खुल जाती है और वो कमलेश को मीराबहन का गला घोंटते हुए देखती है। वो उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन कमलेश उसे मार पीट कर धमकी देकर चुप करा देता है और आरती के सामने ही मीराबहन को मार देता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर जाता है और एक जानवरों को काटने वाला चाकू लेकर आता है। कमलेश पुलिस को बताता है कि उसने मीराबहन की बॉडी को रात के करीब 3 बजे 6 हिस्सों में काटा, जिसे काटने में उसे 4 घंटे लगे। इन सभी हिस्सों को उसने 3 जगह पैक किया। बॉडी का सर से कमर तक का हिस्सा ट्रॉली बैग में, कमर से घुटनों तक का जांघों वाला हिस्सा नीले कलर के पॉली बैग में, हाथ और पैरों को उसने एक चावल की बोरी में रखकर उसे काले कलर की टॉवल से लपेटकर रखा था। ये सब करने के बाद वो उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचा और वहां उसने ब्लैक ट्रॉली बैग और नीले कलर के पॉली बैग को नगदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन के एक बोगी में रख दिया। इससे पहले कि वो तीसरा बैग भी वहीं रख पाता, एकदम से पैसेंजर्स की भीड़ बढ़ने की वजह से हाथ और पैर वाले हिस्से अभी उसके पास ही रह गए थे। उसने वहीं वेट किया और थोड़ी देर में आई योगनागरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन आने पर मौका देखकर उसने ये वाला पैकेट इस ट्रेन में रख दिया। अपनों से दूरी बनाकर दूसरों पर विश्वास कर लेना, शायद ये हमारी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूल होती है। आज के समाज में कमलेश जैसे ना जाने कितने भैंसी दरिंदे इस ताक में घूमते रहते हैं कि उन्हें कोई कमज़ोर और लाचार शिकार मिले, जिससे कि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मीराबहन ने इस भेड़िए को पहचानने में गलती कर दी और उस पर भरोसा कर लिया, और जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।